बाल विद्या निकेतन मशौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो क्लास 9 के बच्चे ध्यान दें। पाठ्य पुस्तक में एक कृतिका में हम लोग पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें। तो उसी का शेषांश हम लोग फिर पढ़ेंगे। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, तो उन दो सन की बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी, मैं यानी लेखिका। तो एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, तो दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाक रोमानी ही रही। तो यहीं तक चर्चा हुई थी कल। अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, जश्न आज़ादी मनाई गई, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। मैं यानी लेखिका। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, बहुत घातक बीमारी थी टाइफाइड। आज की बात नहीं है, आज तो बहुत सी दवाई निकल गई, तो उस जमाने की बात है। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न मनाने में शिरकत करने यानी उसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मैं बीमार थी। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, फास्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। और मैं बदस्तों रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? जैसे कोई बच्चा, उसका प्रिय खिलौना टूट जाए और वह रोना शुरू करे, वही स्थिति थी। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर के तर्क, उनके लॉजिक को समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे एक उपन्यास थमा दिया, और उस उपन्यास का नाम है ब्रदर्स कारामजोर। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक यानी रोग। बहुत से लोगों को रोग लग जाता है, किसी को गाना सुनने का, फिल्म देखने का, नॉवेल पढ़ने का। तो किताब पढ़ने का रोग तो था ही। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर गांव के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे। गांव के सब लोग चले गए थे, वो जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे।
तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब बच्चों की आदत होती है कि जब कोई मनाने वाला हो तो रूठने का अलग अंदाज होता है, रोते हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं। अगर कोई है तब और जोर से रोते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि मैं अकेला हूँ तो समझौता करना पड़ता है। तो यही स्थिति लेखिका की भी थी। रोना धोना छोड़कर किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मोहलत यानी समय, कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। बस बढ़ती चली गई। उस वक्त ब्रदर्स कारामुजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। क्या कारण था कि उन्होंने मुझे पुस्तक दी। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, यानी कितने परसेंट हम पहले समझे, कितना बाद में, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। एक अध्याय याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी, ये जो कहानियाँ हैं, और जैसी कहानियाँ और उपन्यास कठगुलाब, उसके कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यह भावना नहीं है कि मैं तो लड़की हूँ, मेरी आज़ादी कम है, इस तरह की हीन भावना नहीं आई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। बड़ी बहन का नाम मंजुल भगत, घर का नाम था रानी और बाहर का नाम मंजुल। बहुत से लोग होते हैं, घर के कुछ नाम होते हैं, बाहर के नाम कुछ और होते हैं। तो घर का नाम रानी और बाहर का मंजुल। ये लेखिका की बड़ी बहन थी। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, और जब लेखिका वो बनी तो नाम हो गया मंजुल भगत। क्यों? क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया
और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आरे नहीं आई तो मंजुल भगत बन गई। अब रानी कहें, मंजुल कहें, मंजुल भगत कहें, तीनों एक ही हैं। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। तो पैदाइशी नाम तो वहाँ जैन जुड़ा हुआ था, जैन। दूसरे नंबर पर मैं थी, लिखा घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला, मृदुला घर। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेख का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया तो उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारी में एक जागृति आई थी। एक समय था जबकि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा नहीं था, पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा था, लेकिन नारीवाद का चलन हुआ। तो शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी एक प्रसिद्ध लेखिका थी, तो मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। पोंगापंथी यानी बस पुरानी परंपराओं को ढोए चले जा रहे हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। 5 बेटियां थी, सब पे 2-2 नाम। अब आइए तीसरे नंबर पर, तो मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती। अब नहीं लिखती का मतलब ये नहीं है कि वो लिखना नहीं जानती, रचनाएं यानी साहित्यिक रचनाएं नहीं करती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए ना। अब सब कोई कहानियाँ लिखते रहेंगे तो पढ़ेगा कौन। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी, बात इसलिए है इसलिए सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने तो एक ही नाम रखा, रेनू और अचला। तो 5 बहनें होंगे। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम रखा गया राजीव। तो मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, उन्होंने भी लिखना शुरू किया, रचनाएं शुरू कर दी। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए
अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन राजीव फिर हिंदी में। हम 4 लिखते हैं यानी कि कुल मिलाकर के 3 बहनें और 1 भाई, और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नज़र आने लगे। चलो जो हुआ सब अच्छा हो। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। अब वहाँ लोग पढ़ते तो तरह तरह के प्रश्न उठते, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों। चलिए राहत मिली। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं। नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप, और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेख का बहने 1.25 शेर। चौथे नंबर वाली जो बहन थी रेनू, तो उसका आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में, जैसे जेठ का महीना हो, चिलचिलाती धूप हो, तो गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस में से लेने जाती, तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती, बोली नहीं बैठेंगे। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना अच्छा नहीं लगता, ये तो सामंतशाही का प्रतीक है। लोग कहेंगे बड़े जमींदार की बेटी है क्या। जो शायद था भी, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ प्यार का भी कारण था। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने, यानी जल्द से जल्द मुक्त होने की लाचारी का भी था। माँ तो सब चीज़ों से उदास